तो मैं जानना चाहूँगा कि आप और आपकी संस्था, जो संस्था है, वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्या कह रही है? क्योंकि हमारी जितनी भी बातचीत हुई है उसमें बार-बार आप लोकतंत्र का ज़िक्र जो है कर रहे हैं। तो किस तरह से आप लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो विपक्ष का सबसे बड़ा ये आरोप है कि मोदी सरकार आने के बाद जो है भारत का लोकतंत्र, भारत की मीडिया, भारत की तमाम संस्थानें कमज़ोर हुई हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं? भाजपा के अलावे किसी को लोकतंत्र पर बोलने का कोई हक ही नहीं है जानने से। कांग्रेस में क्या था, मैंने आप थे तो इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, लोकतंत्र कहता है। राजशाही महारानी, एक महारानी चली गई वहाँ, विक्टोरिया, दूसरी विक्टोरिया। तो लोकतंत्र पर बोलने का किसी को कोई हक नहीं है। किसी ने भी लोकतंत्र का कोई कदर नहीं किया। देश में लोकतंत्र का कोई रिस्पेक्ट नहीं हुआ। हमारी संस्था है इंडियन डेमोक्रेटिक यूनियन। मुझे बहुत समय से लगा कि देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हम लोग को जीवन जीता है। हमारे जीवन को हर व्यक्ति को, हर भारतीय के जीवन को अगर कोई चीज़ प्रभावित करता है तो वह डेमोक्रेसी, लोकतंत्र प्रभावित करता है। और लोकतंत्र पर कोई काम नहीं हो रहा है। लोकतंत्र के प्रति लोगों का जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं, लोकतंत्र के प्रति अपने दायित्वों का कर्तव्य बोध नहीं है, अपने अधिकार की चेतना नहीं है कि हमारा क्या राइट है। अब सरकार की खैरात को लोग अधिकार समझ के बैठे हैं। अब डेमोक्रेसी में जनता मालिक है, सब कुछ जनता ही है, और लेकिन जनता को अपने को याचक समझ रही है, अपने को एक भिखारी की भूमिका में बैठी हुई है। जनता के वोट से सरकार बनते हैं, हम एमएलए एमपी जनता के वोट से चुन करके आते हैं। जनता के नोट से हम लोगों को सैलरी मिलता है, भत्ता मिलता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो जनता पे करती है, लेस देन 20% पीपल डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, मोर देन 80% पीपल इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं जीएसटी के रूप में। आप इतना ही जान लीजिए, जनता हमें वोट भी देती है, टैक्स भी देती है। सरकार के खजाने में टैक्स जाता है, सरकार के खजाने से हमें मिलता है। आज चौक चौराहे पर खड़ा होकर कोई भिखारी, मंदिर मस्जिद के बाहर खड़ा होकर कोई भिखारी अगर भीख मांग रहा है, दिन भर में 200 रुपये का ही भीख मांगता है, और उस 200 रुपये के अपने ज़रूरत की सामान खरीद के लाता है, वो खाने का सामान हो, दवा हो, पीने का सामान हो, ले आता है, वो भी जीएसटी पे करता है। और वो जीएसटी जाते सरकार के खजाने से, उस सरकार के खजाने से ललन पासवान जैसे तमाम एमपी एमएलए को, अधिकारी कर्मचारी सबको सैलरी मिलता है। इस देश का मालिक एक भिखारी हो सकता है। इस देश का मालिक किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, जो टैक्स पे कर रहा है, जीएसटी दे रहा है। इस देश का मालिक कोई नेता और अफसर इस देश का मालिक नहीं है। लेकिन ये लोग अपने को मालिक बन के समझ के बैठे हुए हैं, और ये जनता अपने को भिखारी समझ के बैठी हुई है। और दोनों की स्टेटस में देखिए, यहाँ समानता का अधिकार का संविधान है, यहाँ पर आप देख लीजिए दोनों का। आज किसी भी देश का क्या है, मूल एजुकेशन है। इस देश का एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए, वर्ल्ड का सबसे घटिया एजुकेशन सिस्टम, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था भारत की हो गई है। बगल के पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इन सब हमारे यहाँ से ज़्यादा अच्छी वहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, सरकारी शिक्षा। आप बगल में पड़ोसी राज्य, छोटा सा देश है भूटान, यहाँ आप हैप्पीनेस इंडेक्स में वो दुनिया के 10 खुशहाल देशों में से एक है। वहाँ एक आदमी जॉबलेस नहीं, एक आदमी होमलेस नहीं है। वहाँ पर प्राइवेट स्कूल नाम का क्या चीज़ होता है, कोचिंग का क्या होता है, कुछ नहीं है। वहाँ प्राइवेट अस्पताल किसको कहते हैं कोई नहीं जानता है। एक मेडिकल हॉल नहीं, एक पैरासीटामोल भी, टैबलेट भी खरीदना है, और हर गांव में वहाँ पर वो हेल्थ सेंटर है, वहाँ से फ्री में जाके लोगों को मिल रहा है। जाके देखिए कितनी अच्छे से ऑर्गेनिक खेती हो रही है। वहाँ के प्रोडक्ट्स जो हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जा रहे हैं। वहाँ फर्टिलाइज़र का कोई दुकान, फर्टिलाइज़र का कोई है नहीं, जबकि एक बुद्धिस्ट कंट्री है वहाँ। वहाँ पर अहिंसा है, वहाँ पर जीव हत्या बंद है। इतना अच्छा हम यहाँ क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वहाँ लोगों ने डेमोक्रेसी के कद्र को जाना, इल्म को जाना। एक सवाल मेरा आपसे और है कि ऐसा आरोप लग रहा है भाजपा पे, बीजेपी सरकार पे, केंद्र सरकार पे, कि जब से सरकार आई है निजीकरण को बढ़ावा मिला है, और निजीकरण के रास्ते आरक्षण को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। तो क्या आरक्षण देश में अब ख़त्म होने जा रहा है? ये भूलने की लोगों की प्रवृत्ति है। रोज़ नए नए चीज़ आएंगी, पुरानी बातों को भूलने लगेगा। ये जो निजीकरण है, आप सब जानते हैं कि जो कांग्रेस की, नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार थी 90 में, उस ये नरसिम्हा राव सरकार की लाई उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण की जो नीति है नरसिम्हा राव के द्वारा लाया गया इस देश में, सोची समझी साजिश के तहत
उसने इस देश को निजीकरण के राह पर, उदारीकरण, वमनीकरण के राह पर ले जाकर के कांग्रेस ने इसको ठेला है, कांग्रेस ने वहाँ जाकर के पहुँचाया है। आप जान लीजिए, आपके पूर्वज, अगर आपको बड़ी विरासत, बड़ी से बड़ी विरासत है, अगर आपके पूर्वज ही उस विरासत को लुटा देंगे तो आपको विरासत को हासिल करने में समय लग जाएगा। हाँ, आपकी अगर ज़मींदारी है 500 बीघे की और आपके उसके पूर्वज खा पी के उसको बेच दे, दारू पी जाए, आप वो विरासत हासिल नहीं कर सकेंगे। ये देश को खोखला करके रख दिया कांग्रेस ने, और ये नरसिम्हा राव का लाया हुआ है। अगर आज इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार जिम्मेवार है, जिसने उदारीकरण, वमनीकरण, निजीकरण की नीति इस देश में ला कर, जहर को ला कर फैलाया है। कांग्रेस का आज, ये भाजपा का एक योगदान है कि आज किस तरह से लोगों को रोज़गार देने के लिए, किस तरह से लोगों के अंदर जो है स्किल डेवलप करने के लिए जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ये सब चीज़ है वो डैमेज कंट्रोल का ही है। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, लोगों को उद्यमी बनाने के लिए, उद्यमशीलता की तरफ ले जाने के लिए संख्या बढ़ गई। सबको सिर्फ नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी चीज़ों में भी उसको, उसका रिप्रेजेंटेशन हो, वहाँ उसकी पहुँच हो। इसलिए ये प्रयास जो कर रही है भाजपा ही कर रही है, कांग्रेस तो बर्बाद ही कर चुका देश को। एक चीज़ और जो 2014 के बाद देखने को मिली है कि 2014 26 मई को जब प्रधानमंत्री का शपथ लेते हैं मोदी जी, उसके बाद कई सारे रिपोर्ट्स अभी 8-8.5 सालों में छपकर आई हैं कि भारत में उसके बाद जो है मुस्लिमों की, दलितों की, आदिवासियों की लिंचिंग जो है बढ़ गई है। खासकर मुस्लिम जो है अनसेफ फील कर रहे इस देश में। इस तरह के जो है आरोप लगातार बीजेपी पे लगे हैं, केंद्र में भी लगे हैं, मोदी सरकार पे भी लगे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप देख लीजिए, मुस्लिमों को जो सरकार से सबसे ज़्यादा अगर लाभ मिला है तो मोदी सरकार में ही मिला है। आज बताइए कि सरकार की कोई योजना, सरकार तो सूरज चांद की तरह होती है। अगर सूर्य मैंने निकला है तो सबको रोशनी, सबको अपनी उष्मा देगा। चांदनी अगर है, चांदनी रात है तो सबके लिए चांदनी है। ऐसा नहीं कि किसी खास मानने वाले लोगों के लिए उस दिन अमावस्या हो जाएगा। उसी तरह सरकार का काम है। आज जैसे कि जितनी भी योजनाएं हैं, आप अब मुफ्त राशन का ही योजना है, क्या मुस्लिमों को नहीं मिल रहा है? आवास की योजना है, क्या मुसलमानों को लाभ नहीं मिल रहा है? पेंशन की, चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिलता है उनको, चुनाव लड़ने के लिए सीट नहीं मिलता बीजेपी में। अगर आप देखें जहाँ जहाँ चुनाव होता है, यूपी चुनाव में ही देखा जाए तो उसमें जो है रिप्रेजेंटेशन मुस्लिमों को नहीं मिलता है। एक चीज़ बताइए, जब उसने ठान ही लिया है, टारगेट ही कर लिया है कि भाजपा को दुश्मन के रूप में टारगेट कर लिया, भाजपा से उसको, उनको एलर्जी इतनी हो गई है। उदाहरण के तौर पर इस देश में, लेकिन पीएम तो पसमानदा मुस्लिम की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा इस देश में उदाहरण है हमारे जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय सैयद शाहनवाज हुसैन जी, हमारे प्रेरणा स्रोत है, हमारे आइडियल लीडर हैं। अब मुसलमान समाज से भाजपा ने कितना सम्मान दिया उनको। आप बताइए, आज भी देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर का भारत का रिकॉर्ड शाहनवाज हुसैन जी के नाम से है। शाहनवाज हुसैन जी को, लेकिन उस समय अटल जी की सरकार, सुन लीजिए ना, शाहनवाज जी को वैसे जगह पर बीजेपी ने भेजा जहां पर कि भागलपुर का दंगा हुआ था, 89-90 का दंगा, और वहां जाकर के वहां के हिंदू भाइयों ने उनको गले लगाया, सारे हिंदू उनके साथ खड़े रहे। आज उनको नफरत किसने किया? वहाँ मुसलमानों ने। आज वो 14 में हारे किसने? मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया। आज मुसलमान टिकट ही नहीं देती है। मुसलमान तो अब बताइए, मुसलमान राष्ट्रपति किसने? अब्दुल कलाम साहब को किसने राष्ट्रपति? भाजपा ने बनाया कि नहीं बनाया है? आज मुसलमान कितने लीडर? शाहनवाज हुसैन सबसे अच्छे उदाहरण है देश में कि आप भागलपुर में लोग चले गए, आरजेडी के साथ चले गए, लालटेन को वोट दे दिए, कि बीजेपी को आरएसएस से इतनी एलर्जी है उनको, वो वोट ही नहीं। जब तो शाहनवाज हुसैन जैसे शख्सियत को, जिनको पूरा देश प्यार करता है, हर समाज प्यार करता है, मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू प्यार करते हैं उसको ये लोग वोट नहीं दे रहे। वोट ही नहीं दे, टिकट क्या देगा आदमी को? टिकट के जब वोट ही नहीं देते हैं, वैसे लोगों को नहीं वोट देते, तो आम मुसलमान को पार्टी टिकट देती है तो उसको कहाँ वोट देता है? वोट ही नहीं देता है। आप वोट दे, आवे, समझे, तो पार्टी उस पर विचार करें। वोट टिकट देने का बहुत सारा ये चीज़ है। देखिए, शाहनवाज हुसैन सबसे बड़े उदाहरण है, कहाँ दिया लोग। लेकिन किसी एक भी कैंडिडेट को सीट न देना उत्तर प्रदेश में, आप एक बात जान लीजिए, इस सब के अंदर चेतना आई है। पता नहीं ये समाज कहाँ भटक रहा है कि आप देख लीजिए, सबके अंदर अपना एक जाति और वर्ग के प्रति चेतना है। आप हर देखेंगे कि विभिन्न जातियों में यादव के नेता है, कुर्मी के नेता हैं, कोरी के नेता है, माने दलित के नेता हैं, है ना, अगड़ों के नेता हैं, सब के रूप में एक चिन्हित पड़ेंगे। बताइए तो, आज़ादी से लेकर अब तक मुसलमानों को कौन सा नेता हुआ, कौन सी पार्टी बनी
राजनीतिक चेतना ही नहीं, अभी भी दिमाग में वही है। अभी डेमोक्रेसी को ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, अभी संविधान को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए ये लोग। अब संविधान को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। जो संविधान को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, जो लोकतंत्र को एक्सेप्ट नहीं, इसमें व्यवस्था में विश्वास ही नहीं है लोगों को। आप बताएं ना, कौन है, कोई पार्टी है बना सके, कुछ कर सके? किसी को नहीं मानेंगे ये बस इनका एक टारगेट है, जो बीजेपी का दुश्मन है वो उनका दोस्त है। जब यही आपका रह जाएगा, आप लाभ लेंगे बीजेपी से, मोदी जी के सारे योजनाओं का लाभ लेंगे आप, सारे योजना, एक योजना नहीं छोड़ने वाले हैं आप। लाइन में लग करके कोरोना के पीरियड में लोगों को खाते में पैसा दे, लाइन लग करके सबसे बड़ी लाइन उनकी लगी थी, लेकिन नहीं, वोट उनको नहीं देंगे, वोट उसी को देंगे जो बीजेपी के अगेंस्ट में है। ये मानसिकता उनको ही बदलने की ज़रूरत है। मानसिकता बदल जाएगी। बीजेपी का तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, सबके लिए दरवाज़ा खुला। लेकिन अभी तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि बीजेपी में सिर्फ एक ही का विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है पार्लियामेंट में जो है इस पे हंगामा भी मचा है। अमेरिकी रिसर्च कंपनी ने जो रिसर्च जारी किया, रिपोर्ट जारी किया, उसके बाद जो है लगातार शेयर मार्केट में उनके शेयर आधे से भी, वो दूसरे नंबर के अमीर थे और अभी देखिए टॉप 20 से गायब है। इस पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी जवाब नहीं दे रहे हैं। जिन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन्हीं का इंटरव्यू पढ़ ले कि आज उनको खड़ा करने वाले स्वर्गीय राजीव गांधी थे, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो कानून थे उसको शिथिल करके, उसको ढीला करके, उसको ख़त्म करके आज वहाँ पर उनको बढ़ावा दिया। आज वो व्यक्ति को, उस व्यक्ति को खड़ा करने वाला कोई व्यक्ति थे तो राजीव गांधी थे। पढ़िए उनके इंटरव्यू, जानिए, तय पर जाइए। बट राहुल गांधी क्या बोले? हर रैली में राहुल गांधी जी यही कहते हैं कि ये मोदी की नहीं, अडानी अंबानी की सरकार है। उनको हम क्या कहें, सब राहुल गांधी जी से कहना चाहते हैं, राहुल गांधी जी इस अभी यहाँ जो है ना युवा अवस्था में भारतीय लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, भटकाइए नहीं। ये भटके हुए लोग हैं, ये भटकाएंगे, कभी भी इनको होश होगा और सब जानेगा कि आपने, आपके कांग्रेस ने इस समाज को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। माफ़ नहीं करेगा, नामो निशान मिट जाएगा। कांग्रेस पार्टी इस देश में अब जो है कि इस देश के लिए बोझ बन के रह गई, बोझ है वो।